Hello everyone, welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan and you're watching series on Basic Electrical Engineering. We are on module number 5, DC machines, and in today's video we are going to watch the numerical on DC machine. Specifically अगर बात करूं तो this is our fourth part. Previous 3 पार्ट से आप न्यूमेरिकल बनाते आ रहे हो, राइट फ्रॉम द बिगिनर्स लेवल टू द इंटरमीडिएट लेवल. आप अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके का अप्रोच आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वी वेर ऑलवेज ऑन द कंसेप्ट. हम हमेशा कंसेप्ट के साथ स्टिक करके ही किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं. तो आई होप कि आपने सारे कंसेप्ट को ग्रास्प किया होगा और पैरेलली आप सभी चीजों के नोट्स डॉक्यूमेंट करते जा रहे होंगे अपने पास. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि देखते हैं आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं. तो बताऊं, जरा से ट्रिकी क्वेश्चन, आउट ऑफ द लीग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज करना पड़ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसके अंदर डेटा डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं अवेलेबल होगा. आपको कुछ चीजों के एक्सेस के साथ, कुछ चीजों के फॉर्मूले के यूज के साथ आपको उस एग्जैक्ट आंसर तक, उस डेटा तक पहुंचना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आज के क्वेश्चंस में. टफ नहीं बोलूंगा, ये वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल टफ. नॉर्मल एवरेज लेवल के क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं इसको, या मीडियम से थोड़े अबव लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग इसको. ठीक है, क्वेश्चंस की खासियत क्या है कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है. एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं. ठीक है, दिस इज नॉट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, क्लियर कर देता हूं मैं बिल्कुल. लेकिन ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के, मतलब इंडिया के अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग आईआईटीज, उनके एंड सेमेस्टर एग्जाम का ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो उस लेवल के हिसाब से हम बनाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करोगे. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो. So let us bring our first question on the board. पहला क्वेश्चन लाते हैं बोर्ड पे और रीड कर देता हूं मैं आपके लिए कि क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर. तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, a 4-pole generator with wave bound armature has 51 slots, each having 24 conductors. ठीक है, सेम टाइम पे क्वेश्चन को समझते भी जाते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अ 4-pole डीसी जनरेटर, 4 पोल का जनरेटर है, ठीक, जिसपे की वेव बाउंड आर्मेचर लगा हुआ है. यानी 4 पोल जो दिया हुआ है, इसमें क्या, इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ P. ठीक, और इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, वेव वाइंडिंग. तो वेव वाइंडिंग अगर है तो वी ऑलरेडी नो दैट वैल्यू ऑफ A शुड बी इक्वल टू 2. ठीक है, इट हैज 51 स्लॉट्स, each having 24 कंडक्टर. यानी जो स्लॉट होते हैं, एक बार फिर से आप लोग याद कर लो, स्लॉट किसको बोलते थे हम लोग. जैसे हम लोग इसके आर्मेचर के अंदर देखते थे तो ऐसे अलग अलग पैरेलल पाथ जो है वो मिलते थे हमको. ठीक है, तो ऐसे जो हैं वो लिखा हुआ है इसके अंदर कि 51 स्लॉट्स हैं. ऐसे जो हैं 51 स्लॉट्स हैं, और इसी के साथ 51 स्लॉट्स के साथ आपको लिखा हुआ है कि एक स्लॉट में 24 कंडक्टर हैं. तो आपको अगर मैं बोलूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ Z, तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, इसको 51 into 24 कर देते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Z. देन ओनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Z, एंड अप्रोक्सीमेटली आई बिलीव इट इज 1224 के अप्रोक्स होगा. कैलकुलेट करके देखेंगे हम लोग कैलसिस को. ठीक है, द फ्लक्स पर पोल इज 10 मिली वेबर्स. फ्लक्स पर पोल, हर एक पोल पे मिलने वाली फ्लक्स जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, इज 10 मिली वेबर्स. एट व्हाट स्पीड मस्ट द आर्मेचर रोटेट टू गिव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 0.24 किलोवोल्ट्स? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड इफ the winding is lap connected and the armature rotates at a same speed? So this is the value of EMF. जनरेटर है तो इसको मैं लिखूंगा EG, जनरेटेड EMF है. आगे आपसे पूछा हुआ है कि कितना वोल्टेज डेवलप होगा, यानी कितना EMF जो होगा वो डेवलप करेगा सिस्टम, आपका जनरेटर, इफ द वाइंडिंग इज लैप कनेक्टेड. वाइंडिंग जो होगी लैप कनेक्शन में है. लैप होने से क्या हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू P, दैट इज इक्वल टू 4. तो यानी जो A की वैल्यू, पैरेलल पाथ की वैल्यू जो 2 आ रही थी पहले, अब सेकंड केस में इट विल बी 4. एंड द आर्मेचर रोटेट्स एट अ सेम स्पीड, दैट मींस द वैल्यू ऑफ N इज गोइंग टू बी सेम. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सॉल्व करना शुरू करते हैं भाई. जल्दी से पहुंचते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे.
और लिखता हूं मैं इसमें गिवन, सो दैट क्वेश्चन का क्लियर आइडिया आपको हो जाए। क्वेश्चन में टफ जैसा कोई भी चीज नहीं, बिल्कुल आराम से बनेगा। क्वेश्चन का जो मेजर जो कंसेप्ट होता है ना, वो अगर आपका क्लियर है, वो समझ जाते हो आप, तो क्वेश्चन बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ P is equals to 4, then we have wave wound, that means the value of A is equals to 2. Armature has 51 slots, each having 24 conductors, so I can say कि value of Z will be equal to 51 into 24. Therefore Z is equals to, चलो जितनी भी वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। The flux per pole is 10 milliwebers. That means the value of phi is 10 into 10 raised to the power minus 3 webers. milliweber में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। At what speed must the armature rotate to give an induced EMF of 0.24 kilovolt? तो मतलब जनरेटेड EMF हमारा है 240 volts, ठीक। और पूछा क्या क्या हमसे, क्या क्या पूछा हुआ है टू फाइंड। सबसे पहले तो पूछा हुआ है हमसे स्पीड n1, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड वोल्टेज या वोल्टेज डेवलप्ड इफ द वाइंडिंग इज लैप कनेक्टेड एंड आर्मेचर रोटेट्स एट अ सेम स्पीड। तो मतलब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में स्पीड पूछा था और सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, अगेन द वैल्यू ऑफ Eg2। कंडीशन क्या है, when A is equals to P, when A is equals to P, क्यों, क्योंकि लैप कनेक्शन बोल रहा है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इन दिस केस A will be equal to P and armature rotates at a same speed, and आगे लिख लेते हैं N1 will be equal to N2, यानी स्पीड दोनों केसेस की सेम है। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब यहां से अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या डेटा आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट शुरू करते हैं। इतने फॉर्मूले के हेल्प से आपको अगर मैं बोलूं स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने वाले हो आप, ठीक है। अच्छा हाँ, Z की वैल्यू मैंने नहीं निकाला है ना, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1224 होगा, बट फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। न्यूमेरिकल में देखो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं और लेना भी नहीं चाहिए। जब आपसे चीजें बनती है, चीजें आप बना रहे हो, उसके बाद क्यों रिस्क लेना कि सारा कुछ फॉर्मूला सही पुट किया, डेटा सही एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन एक छोटा सा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप गलती कर बैठे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 51 into 24 सॉरी 51 into 24, सो इट इज, हाँ ठीक है, वैल्यू इज राइट 1224। हाँ, तो सोल्यूशन पार्ट में चलते हैं। इसको सॉल्व करना है तो देखो हमको ये पता है स्पीड निकालने का तरीका होता है, स्पीड हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू, उसके हिसाब से फॉर्मूला जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल सर्किट फॉर्म वी ऑलरेडी नो दैट इट इज इक्वल टू phi ZNP अपॉन 60A। ये फॉर्मूला तो सभी जानते हैं ना, ये फॉर्मूला तो आप लोग सब जानते हो, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्म। इस पे मैं लिख ही देता हूं कि वी नो दैट the generated EMF EG is equals to phi ZNP upon 60A। अब यहां से हमको वैल्यू किसकी चाहिए, from this particular point we need to know the value of N। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इन सबको दूसरे साइड सेंड करूंगा, N को यहां रहने देता हूं। तो अब I will write, so now I will write N is equals to फॉर्मूले को मैं अरेंज कर देता हूं सो दैट सिर्फ वैल्यू पुट करना बचेगा। तो इट विल बी EG इंटू 60 इंटू A एंड देन होल अपॉन phi ZP, होल अपॉन phi ZP। क्लियर है, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कहीं से नहीं आया, इस फॉर्मूले से आया, phi ZNP अपॉन 60A से। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। So therefore N will be equal to, चलो देखते हैं। जनरेटेड EMF is 240, then it is multiplied with 60 and then multiplied with A whose value is 2।
सिमिलरली phi zp में हम लोग करेंगे phi, दैट मीन्स 10 into 10 raised to the power minus 3 into z, that is 1224 into p, which is equals to 4. Clear? आगे बढ़ते हैं. So now कैलकुलेशन पार्ट है, जल्दी से कैलकुलेट करो आप लोग भी. सॉल्व कर लेते हैं इसको. 240 into 60 into 2 whole upon 10 into 10 raised to the power minus 3 into 1224 into 4. तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई है अब यहां से. n is equals to 588.235, सॉरी इट इज 235. ठीक है. और क्या चीज है ये? स्पीड है, तो इसके लिए लिखेंगे RPM. ठीक है. सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. दिस इज आवर आंसर नंबर 1. दिस इज आवर आंसर नंबर 1. ठीक. कैसे सॉल्व किया? क्लियर है आपको? बिल्कुल आसान था. ईएमएफ का इंटरनल सर्किट फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया और इसके बेसिस पे जितना भी अवेलेबल डेटा था उसको इस सिस्टम के अंदर पुट कर देगा और यहां से एन की वैल्यू को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया. क्लियर? क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको पूछा हुआ है ईएमएफ फॉर द सेकंड केस व्हेन द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी एंड n1 विल बी इक्वल टू n2. ठीक है. So in this case, for case number 2, we have A is equals to P and the speed N1 is equal to N2. ठीक है. So इस केस में हमको पता है कि जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है किस चीज की? EMF EG2 की. ठीक. तो EMF की वैल्यू जो होगी इसके लिए आप जो इक्वेशन बनाओगे इट विल बी, we also know that EMF EG2 will be equal to, again same formula, phi z np upon 60a. लेकिन स्पीड जो है इट इज ऑल सेम. मतलब हमको यहां पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेयर n1 is equals to n2 और स्पीड की वैल्यू कितनी आई थी पिछले पार्ट में? 588.235. तो मतलब स्पीड आपको इतना ही पुट करना है, 588.235 RPM. ठीक है. और इसके साथ वैल्यू ऑफ A जो है सिर्फ वही एक चीज है, दैट इज गोइंग टू चेंज एंड A इज इक्वल्स टू P दैट इज इक्वल्स टू 4. क्यों? क्योंकि सिस्टम में आ गया लैब फाइंडिंग. तो चलो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या वैल्यू मिलनी चाहिए आपको. नाउ द वैल्यू ऑफ EG2 विल बी इक्वल टू, सो द वैल्यू ऑफ phi is 10 into 10 raised to the power minus 3 into z, which is 1224 into n. n की वैल्यू है 588.235 into p, that is 4, and whole upon 60 into 4. इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको मिल जाएगी सेकंड पोर्शन की ईएमएफ की मैग्नीट्यूड. तो चलो कैल्सी में जल्दी से आप लोग भी वैल्यू पुट कर लो. 10 into 10 raised to the power minus 3, then it is multiplied with 1224, जो कि किसकी वैल्यू है? इट इज द वैल्यू ऑफ Z, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, multiplied with 588.235, which is the RPM of the machine, and then the number of poles of the machine, that is 4, and whole divided by 60 into 4, 60 into A. A की वैल्यू कौन सी वाइंडिंग है ये? दिस इज लैप वाइंडिंग. सो A विल बी इक्वल टू P एंड P इज ऑलरेडी 4. तो 60 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग किससे? 4 से. तो जो फाइनल वैल्यू EMF की मिली आपको, जो फाइनल वैल्यू आपको EMF की मिलेगी यहां से, दिस विल बी 119.999 volts. So now we can say the EMF EG2 is 119.999 volts. ये हमारा फाइनल आंसर आता है इस पॉइंट पे. ये हमारा आंसर नंबर 2 बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था और पूरा सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है. तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा हुआ है. क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि आपको इतना डेटा अवेलेबल था, ये पूरा का पूरा डेटा यहां से लेके यहां तक का डेटा अवेलेबल था और इसके बेसिस पे पूछा था कि पता लगाओ कि व्हाट इज द स्पीड n1 ऑफ द मशीन. यानी फॉर दिस डेटा, अगर ऐसा कंडीशन में मशीन चल रही है तो कितनी स्पीड पे चल रही होगी कि इतना ईएमएफ बना रही है.
ये 240 वोल्ट्स का ईएमएफ इंड्यूस कर पा रही है, जनरेट कर पा रही है, और अगर इतना फ्लक्स है, सारा कुछ डेटा ऐसा फिक्स है, तो कितनी स्पीड पे मशीन को चला रहे होंगे हम लोग सो दैट कि 240 वोल्ट आपको मिल जाए आउटपुट में। क्लियर? फिर सेकंड केस में आपको ये दिया हुआ है कि अब अगर सपोज स्पीड हम लोगों ने सेम रखा लेकिन वाइंडिंग का टाइप चेंज कर दिया। यहां पे जो वाइंडिंग थी कौन सी थी? दिस वाज वेव वाइंडिंग, तो ए की वैल्यू इक्वल टू 2 हो गई। अब क्वेश्चन की सेकंड पार्ट में अब ये लिख दिया कि अब इसको वेव नहीं, अब हम लोग चेंज करके बना रहे हैं कौन सी वाइंडिंग? वी आर चेंजिंग इट टू लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग के केस में आपको पता चला कि भाई ए की वैल्यू इज इक्वल टू पोल होती है, नंबर ऑफ पोल्स, और नंबर ऑफ पोल्स कितना है? इट इज 4। तो अब यहां पे सेकंड केस में ए की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 4। स्पीड हम लोगों ने सेम रखा, तो जब सेम स्पीड और सेम बाकी सभी क्वांटिटीज का अगर आप यूज करते हो, लेकिन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर बदल जाते हैं, तो क्या उससे ईएमएफ की वैल्यू में कुछ चेंज आ रहा है? क्या कुछ डिफरेंट आया उसका वैल्यू? तो डेफिनेटली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और फाइनली हमारी ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो गई। नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 119.999। ठीक है, लगभग 120 वोल्ट के आसपास पहुंच गई ईएमएफ की मैग्नीट्यूड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। So without wasting any time, let us move on to the next question, question number 2. क्वेश्चन लेके आता हूं बोर्ड पे, और इसमें लिखा हुआ है, a 150 volt DC shunt motor has armature resistance of 0.25 ohms. On load, it takes an armature current of 50 amperes and runs at 750 RPM. If the flux of the motor is reduced by 10% without changing the load torque, फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ द मोटर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लगेगा आपको, ठीक है, बट क्वेश्चन है बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। जरा ट्रिकी लग सकता है बट अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा, जिससे फॉर्मूले और कंसेप्ट जो समझ चुका होगा उसको मजा आएगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। यू ऑल आर इंजीनियर्स ना, आप लोग सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हो, सब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हो, तो बनना ही बनना है आप लोगों से क्वेश्चन, और दिमाग की एक्सरसाइज तो होनी चाहिए ना। चलो, 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर, ये किस चीज की वैल्यू है आप लोग बताओ? 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर, व्हाट इज दिस 250? दिस इज द वैल्यू ऑफ VL, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज या टोटल सप्लाई वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भाई मोटर का केस है तो मैं लोड वोल्टेज नहीं लिखूंगा इसको, मैं इसको टोटल सप्लाई वोल्टेज लिख लेता हूं, VT। मोटर किस टाइप का है? इट इज शंट मोटर, तो शंट फील्ड वाइंडिंग सामने लगी होगी, RSH लगा होगा, ये माइंड में आ गया होगा आपके। हैज armature resistance of 0.25 ohms, this is the value of RA, armature resistance RA. On load, it takes an armature current of 50 ampere. जब लोडेड कंडीशन पे है तो ये मशीन क्या कर रही है? 50 एम्पियर का करंट लेती है। So this is the value of IA. आर्मेचर करंट लिखा है। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये IL क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, तो ध्यान देना, या IT क्यों नहीं बोला इसको, तो टोटल करंट नहीं है ये, उसकी आर्मेचर ने जो करंट लिया दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसलिए IA लिखा। और अगर हम बोलते कि ये मशीन पूरी की पूरी जो है ये 50 एम्पियर का करंट ले रही है, तो दैट विल बी टोटल करंट फ्रॉम द सप्लाई, IT। ऐसे पहचानना पड़ता है आपको ये टर्म्स को। बस इतना सा फर्क कर दोगे, इसको IA की जगह IL कर दोगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान देना ये चीज। एंड रन्स एट 750 RPM, 750 रोटेशंस पर मिनट पे ये घूम रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ N, 750 रेवोल्यूशन पर मिनट। इफ द फ्लक्स ऑफ द मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो फ्लक्स दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है, बस आपको इतना बताया कि फ्लक्स जो है अब उसको अगर 10% कम कर दिए, तो ध्यान रखना कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया था, इस पॉइंट पे, यहां से यहां तक का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो दिया है दैट इज अ केस, दैट इज अ स्पेशल केस, जहां पे ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण आपको नए तरीके से कुछ और डेटा कैलकुलेट करके निकालना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आगे देखो पूछा क्या क्या हुआ है, उसको जब बोर्ड पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो प्रीवियस सॉल्यूशन को हटा देते हैं और नया सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं इस पे। तो सॉल्यूशन है, सेम थिंग करेंगे जैसा हम लोग बनाते आए क्वेश्चन को। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम गिवन पार्ट। गिवन में हमारे पास है VT की वैल्यू 250 वोल्ट्स, तो वी हैव VT is equals to 250 volts. Then what do we have? We have DC shunt motor, तो armature resistance is 0.25 ohms. So we have the value of RA is equals to 0.25 ohms. Similarly, next हमारे पास current की value, armature current 50 amperes. So we have the value of armature current IA as
50 एम्पियर्स और n की वैल्यू गिवन है दैट इज 750, n की वैल्यू दैट इज स्पीड, और ये है हमारा 750 आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट। इतना ही डेटा क्वेश्चन के अंदर से आपको मिलने वाला है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द फ्लक्स ऑफ द मोटर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, इस केस में जो फ्लक्स था फाई उसको 10% कम कर दिया जाए अगर, विदाउट चेंजिंग द लोड टॉर्क, यानी उस लोड को ड्राइव करने के लिए जितना टॉर्क चाहिए मशीन से वो नहीं बदल रहा है, यानी लोड अभी भी उतना लगा हुआ है और उतना ही टॉर्क लगेगा आपको उस लोड को ड्राइव करने के लिए। तो विदाउट चेंजिंग द लोड टॉर्क फ्लक्स को घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो अब नया स्पीड क्या होगा उस मोटर का वो फाइंड करना है, न्यू वैल्यू ऑफ एन। क्लियर? यही पूछा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है इसको जरा सा लिख लेते हैं हम लोग। तो टू फाइंड, अब दो n है इस क्वेश्चन में तो इसको n1 n2 कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब यहां पे लिख देता हूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n2 when flux is reduced by 10%, पहला केस है, और पहला चीज क्या हुआ, फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड टॉर्क इज सेम, लोडिंग टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन कितना इसके अंदर बन रहा होगा अगर फ्लक्स आपने फ्लक्स की वैल्यू को 10% कम कर दिया और टॉर्क जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान है। तो सोल्यूशन पार्ट में अगर चले तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, मशीन है कौन सा, डीसी शंट मोटर। तो क्या शंट के बारे में कुछ बताया है क्या आपको यहाँ पे कि शंट फील्ड वाइंडिंग की कुछ रेजिस्टेंस है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं बताया ऐसा कुछ भी। ठीक है, चलो देखते हैं बिना उसके क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग, और बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा भाई, चलो जितनी भी डेटा अवेलेबल है उसको प्लेस कर देते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे। वी हैव द वैल्यू ऑफ आर ए दैट इज 0.25 ओम्स, 0.25 ओम्स। ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है, दिस इज RSH। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द करंट, आर्मेचर करंट IA, जिसकी वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर्स, इट इज 50 एम्पियर्स करंट। फिर नेक्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ VT, टोटल वोल्टेज VT, जिसकी मैग्नीट्यूड है 250 वोल्ट्स इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक, अब जरा करंट्स का नोटेशन बना ही लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कौन सी करंट कितनी करंट बन रही है। यहाँ पे देखो टोटल करंट जो आ रही है दिस इज IT। ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक आर्मेचर के अंदर जो करंट का पार्ट जा रहा है दैट इज IA, और दूसरा शंट में जो जाता है दैट इज ISH, द शंट फील्ड वाइंडिंग करंट। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर इसके बाद यहां पे एक चीज और बन रहा है दैट इज नोन एज, सिंस इट इज अ मोटर सो दिस विल बी नोन एज बैक EMF ऑफ द मोटर। ये सर्किट डायग्राम है, क्वेश्चन में स्पीड दे के रखा है। आपको पता है कि स्पीड जो है वो किस इक्वेशन में आती है, दैट कम्स इन द इक्वेशन ऑफ 5ZNP/60A। वहां आता है ना एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म में। आप इस पूरे न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म में अगर आप बैक EMF का फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें स्पीड n कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म में? ये फॉर्मूला आपको दिखेगा फ्रॉम the external circuit form of EMF, we know that the EMF या बैक EMF EB will be equal to total voltage minus all the drops। जितने भी ड्रॉप हो रहे हैं सिस्टम के अंदर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन कौन से ड्रॉप? जो सीरीज में लगे होंगे उस पोटेंशियल सप्लाई के साथ, और मशीन के बीच में सीरीज में जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है सब के सब ड्रॉप्स की तरह एक्ट कर रहे हैं जो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या चीज है? एक ही चीज है यहाँ पे, दैट इज IA इंटू
RA। और कोइंसिडेंटली अच्छी बात ये कि आपको आर्मेचर करंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आसान हो जाता है यहां से आपका क्वेश्चन। आप क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप। अब नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर द बैक EMF EB is equals to VT, that is 250 volts, 250 minus IA into RA। IA की मैग्नीट्यूड है 50 minus 50 into RA, that is 0.25। ठीक, so in this case what will we get? The value of EB back EMF is equals to, सॉल्व कर लेते हैं चलो जल्दी से, 250 minus IA into RA 50 into 0.25 और वैल्यू आई बैक ईएमएफ की 237.5 volts। So this is the value of our back EMF। क्लियर है सभी को? बैक ईएमएफ की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और इसके पीछे एक रीजन भी था कि क्यों निकाला। बैक ईएमएफ की वैल्यू जो है, देखो अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो फाइंड करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्पीड। और स्पीड जो है बैक ईएमएफ के इक्वेशन में कहीं एक जगह पे आता है, आपको पता होना चाहिए कहां पे आता है। कहां पे आता है स्पीड? जब अगर मैं इक्वेशन में लिखूं कि बैक ईएमएफ EB इज इक्वल्स टू N into phi, अगर मैं सभी कांस्टेंट्स को भी रखूं, जहां पे कांस्टेंट क्या चीज है कि हमारा ZP अपॉन 60A, ये पूरा का पूरा टर्म जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट के साथ अगर मैं देखूं तो मैं फॉर्मूला ऐसा कुछ बना सकता हूं कि EB इज इक्वल टू N phi, ये चीज होता है। अगर किसी तरीके से मेरे पास बैक ईएमएफ आ जाए और फ्लक्स की मैग्नीट्यूड आ जाए पूरे सिस्टम की, सो इन दिस केस आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ N। तो यही पूरा चीज करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला जो है इसको लिख के ऐसा रखा हुआ है। क्लियर? चलो सोल्यूशन पार्ट में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या करना चाहिए। अब देखो मुझे ये तो नहीं पता कि नेक्स्ट पार्ट निकालने के लिए फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल फाई की वैल्यू नहीं पता। इतना बस पता है कि सिस्टम में फ्लक्स हमेशा सेम रहता है जब तक आप कुछ ऐसा चेंज नहीं करते हो। तो वी कैन से इनिशियली अभी क्या इसका स्पीड दिया हुआ है कि आपको बताया केस में, पहले केस में लिखा है कि स्पीड अभी ये मशीन 750 आरपीएम पे घूम रही है और इतना वोल्टेज जो है इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी करंट जा रही है उसकी आर्मेचर में। तो इस स्पीड के समय में फ्लक्स की मैग्नीट्यूड कितनी थी पहले तो मैं वही फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा फॉर द गिवन स्पीड N1, फॉर द गिवन स्पीड N1 मैं बोल सकता हूं कि EV1 is equals to N1 into 5। भाई 5 सेम होता है सिस्टम, इसलिए 5 नहीं लिखा मैंने उसको, ठीक है। तो इसके आगे आप बोल सकते हैं कि therefore 5 is equals to EB1 upon N1। तो बैक EMF ऑफ फर्स्ट सेक्शन that is 237.5 अपॉन द स्पीड, जितनी स्पीड पे मशीन घूम रही है इतना बैक EMF बनाने के लिए 750 आरपीएम। जल्दी से डिवाइड करो, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई मुझे बताओ। 237.5, ऑफलाइन वीडियो तो आप अपने आप को बताओगे है ना, अपॉन 750, तो इट विल बी 5 इज इक्वल्स टू 0.316 वेबर्स। ये इनिशियल केस है और इसमें आप देखोगे कि फ्लक्स की वैल्यू आपको इस केस के लिए जहां 750 आरपीएम पे मशीन घूम रही है 237.5 वोल्ट्स का ईएमएफ इंड्यूस कर रही है, बैक ईएमएफ बना रही है। सो इन दिस केस फ्लक्स जो है सिस्टम का दैट इज 0.316 वेबर्स। क्लियर? ये तो इनिशियल केस है, लेकिन यहां पे आपको कुछ और बोला हुआ है। आपको यहां बोला हुआ है कि अब फ्लक्स को मैं 10% कम कर रहा हूं। ये जो फ्लक्स थी इसको 10% गिराना है, कम करना है। तब उसके बाद आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ स्पीड। फ्लक्स कम हो जाए 10%, टॉर्क का डिमांड उतना ही है और अब बताना है आपको कि अब नया स्पीड क्या होगा इस मशीन का। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको यहीं पे, कोशिश करते हैं इसको यहीं पर सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ तो चलो अब आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 10% पहले निकाल लेते हैं।
पहले देखते हैं इसका 10% कितना होता है। तो चलो ये लिख लेता हूं मैं कि 10% ऑफ फाई टोटल, इसको अपन फाई टोटल नाम लिख देते हैं सो दैट पता रहे, ठीक है। दिस इज आवर टोटल फाई। इसका 10% कितना होगा, तो इट विल बी 0.0316 और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो फाई न्यू जो है, ये नया फ्लक्स जो है, जिसमें ये पता चल रहा है कि टोटल वाले से 10% कम है, तो नया वाला जो फ्लक्स है कैसे निकालोगे आप, इट विल बी 0.316 जो फाई टोटल था उसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे किसको, 0.0316 को। क्लियर है, ये 10% है, इसी का 10% को माइनस कर दो इसमें से, तब आ जाएगा नया फ्लक्स आपका। कितना आया नया फ्लक्स, सो देयरफॉर फाई न्यू इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जल्दी से, 0.288 ऐसा कुछ आना चाहिए, 0.316 माइनस 0.0316, हाँ 0.2844, राइट। सो इट इज समवेयर 0.284 वेबर। तो अब क्वेश्चन में आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आपको जो स्पीड निकालनी है उस स्पीड के समय फ्लक्स इतना बनना चाहिए सिस्टम के अंदर। इस फ्लक्स पे जब ये मशीन काम कर रही है तो पता लगाना है कि कितनी स्पीड पे मशीन वर्क कर रही है। और चूंकि आपका लोड टॉर्क जो है वो तो सेम है रिक्वायरमेंट, तो मतलब आपकी जो बैक ईएमएफ होनी है, ये बैक ईएमएफ की वैल्यू जो आपने यहाँ पे कहीं पे निकाला है ये वाला, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, इसको भी नहीं चेंज कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट, so we can say that the back EMF EB is equals to n into phi, जबकि हमको ये पता होना चाहिए कि n स्पीड जो है, दिस इज आवर सेकंड केस वाला स्पीड, phi जो है दिस इज phi न्यू, और EB जो है वो तो हमारा सेम है, ठीक। नया वाला phi जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि therefore speed n2 is equals to EB upon phi न्यू। तो भाई बैक ईएमएफ की मैग्नीट्यूड तो पहले ही निकाल चुके हैं ना हम लोग, 237.5 लिख देते हैं इसको, 237.5 एंड होल डिवाइडेड बाय न्यू वाला फ्लक्स दैट इज 0.284। सो अब यहीं पे आएगा हमारा फाइनल आंसर। सो देयरफॉर स्पीड n2 इज, सॉल्व कर लो आप लोग भी जल्दी से, 237.5 डिवाइडेड बाय 0.284, ठीक है। अब नया स्पीड जो है इसकी वैल्यू आई है 836.267 RPM, and this is our final answer. This is our final answer. क्लियर है? देखो क्वेश्चन कितना आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी बस था, ऐसा कोई टफनेस नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के कुछ डेटा आपको गिवन था यहाँ पे, जिसके बेसिस पे आपको चीजों को समझना था और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, शुरू से समझते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है। इनिशियली आपको 3 से 4 चीजें गिवन थी। सबसे पहले आपको टोटल वोल्टेज कितना ये मशीन ले रहा है वो बताया, आपको ये बोला कि एक डीसी शंट मोटर है जो कि 250 वोल्ट ले रहा है सप्लाई सोर्स से, जिसकी की खुद की आर्मेचर की रेजिस्टेंस है 0.25 ओम्स। इसने आर्मेचर में अपने करंट लिया कितना, 50 एम्पियर का करंट लिया और घूम रहा है अभी फिलहाल ये 750 आरपीएम पे। तो अब आपको पता लगाना क्या था, आपको पता लगाना था कि अब बताओ कि अगर इसकी फ्लक्स को हम 10% कम कर दें और टॉर्क उसका उतना ही रहे, सेम रहे जितना कि लोड के लिए जो पहले ले रहा था वो, तो इसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा, कितना हो जाएगा, स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, कितना चेंज आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इनिशियली इस मशीन को ड्रॉ किया और इसके बेसिस पे किस फॉर्मूले से बैक ईएमएफ निकलेगा पहले तो वो कैलकुलेट कर लिया। बैक ईएमएफ की मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो डेटा चाहिए था वो सब अवेलेबल था, उसके बेसिस पे हम लोगों ने फाइंड किया, बैक ईएमएफ की मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास। अब इस बैक ईएमएफ के साथ फिर हम लोगों ने क्या लिखा कि ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, कि भाई हमको पता है ना कांस्टेंट टर्म्स को अगर मैं छोड़ दूं तो इस फॉर्म में मेरे पास स्पीड की वैल्यू आ सकती है, मेरे पास इस फॉर्म में
डेटा जो है वो अवेलेबल है। ठीक, तो अब इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, मैं फ्लक्स की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करूंगा यहां से कि भाई कितना फ्लक्स जो है वो इस सिस्टम में हमको मिलता है। तो इस फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई। ये कौन सी फ्लक्स होगी, क्या ये फ्लक्स चेंज होगी क्या सिस्टम में? नहीं चेंज होगी अभी तक। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.316। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में जैसा कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय 10%, तो ये था हमारा एक्चुअल फ्लक्स और इसमें 10% रिड्यूस करने के बाद नया फ्लक्स आ गया, न्यू फ्लक्स 0.284 वेबर्स का। तो इस फ्लक्स पे बाकी सारा कुछ अगर सेम है तो कितनी स्पीड पे मशीन घूम रही होगी? तो भाई बैक ईएमएफ हम लोगों ने ये सेम वैल्यू पुट किया, फ्लक्स की वैल्यू हम लोगों ने ये जो न्यू वाला फ्लक्स आया वो पुट कर दिया और इनके बेसिस पे स्पीड आ गई हमारी 836.267 आरपीएम। तो ऐसे सॉल्व करना चाहिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर भी ऐसा कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये चीज भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों से बनने चाहिए और इसके और बहुत सारे जितनी वैरायटीज है वो भी क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लेके चलता हूं आपको जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्विकली। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ही स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बोर्ड पर से। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज, रीड कर देता हूं क्विकली, ध्यान से सुनना। A 10 horsepower 230 volts DC shunt motor takes an armature current of 6 ampere from the supply at no load and runs at 1200 rpm. ठीक, the armature resistance is 0.20 ohms. Determine the speed and electromagnetic torque with 37 amperes की armature current and same amount of flux. Flux same है, आर्मेचर करंट में कुछ चेंज आ रहा है। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज टफ। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एवरीथिंग इज ऑल फाइन, आराम से बनेगा आपसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 हॉर्स पावर का मशीन है, ये इसकी पावर कैपेसिटी बता रहा है कि 10 हॉर्स पावर की मशीन है जो कि 230 वोल्ट की सप्लाई जो है वो ले रही है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ VL, the load voltage, and since it is the case of DC motor तो VL भी लिखना सही नहीं होगा, मैं इसको VT लिख लेता हूं, टोटल वोल्टेज जो सप्लाई से मिल रहा है इसको। फिर आगे क्या लिखा हुआ, it takes an armature current of 6 ampere, so this is the value of IA, this is the value of armature current from the supply at no load and runs at 1200 rpm, 1200 rpm पे अब ये मशीन घूमती है इस करंट के साथ, इस करंट को लेके ये मशीन 1200 rpm पे घूम रही है। This is the value of N. The armature resistance is 0.20 ohms. Armature की resistance जो है it is 0.20 ohms. This is the value of RA, armature resistance. Determine the speed and electromagnetic torque with 37 ampere की armature current and same flux. बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सॉल्व करेंगे। ये भी कंडीशनल ही क्वेश्चन है तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले गिवन में कौन कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसको लिख लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहला डेटा जो है हमारे पास, दैट इज द वैल्यू ऑफ VL विच इज 230 वोल्ट्स, 230 वोल्ट की सप्लाई है। फिर आगे दिया हुआ है आर्मेचर करंट ऑफ 6 एम्पियर। सो नेक्स्ट वैल्यू इज द आर्मेचर करंट ऑफ 6 एम्पियर्स, आर्मेचर करंट ऑफ 6 एम्पियर्स। ठीक है, फिर अगली वैल्यू किस चीज की है, नेक्स्ट वैल्यू इज द स्पीड N. So the value of speed N is 1200 RPM, revolutions per minute. The armature resistance is 0.20 ohms. The value of RA is 0.20 ohms. Then next you have to find, चलो तो फिर to find में लिखेंगे इन सारी चीजों को कि to find क्या क्या फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड एंड टॉर्क, यानी N और टाउ A की वैल्यू चाहिए, N एंड आर्मेचर टॉर्क
और अब लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन, व्हेन, क्या कंडीशन है भाई, तो आगे लिखा हुआ है कि जब आर्मेचर की करंट होनी चाहिए 37 एम्पियर और फ्लक्स हमारा रिमेन्स सेम, व्हेन IA is equals to 37 एम्पियर एंड phi is सेम, फ्लक्स की मैग्नीट्यूड अगर सेम रखते हैं, ठीक है। तो बताओ कि n और टाउ की वैल्यू क्या होगी, क्या लगता है इसमें हम लोगों को सबसे पहला काम ये सर्किट ड्रॉ करना चाहिए क्या इसका? भाई देखो 3 क्वांटिटी दी हुई है एक्सटर्नल सर्किट की, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम हम लोग वहीं से शुरू करेंगे कि अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सो दैट कि एक क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाएगा आपको कि इसको कैसे आगे अप्रोच करना चाहिए। तो चलो देखते हैं, सबसे पहला काम यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से शुरू होगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डीसी शंट मोटर ड्रॉ कर लिया और इसकी लगा देंगे यहां से शंट फील्ड की वाइंडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी अवेलेबल क्वांटिटीज है उसको मैं ट्रेस कर लेता हूं। तो यहां पे होगा इसका बैक ईएमएफ EB, ठीक, कुछ करंट इसके अंदर जा रही है तो करंट शुड बी इक्वल टू IA आर्मेचर करंट, कुछ शंट में जाएगी तो दिस इज ISH, कुछ टोटल आ रही होगी यहां से तो I टोटल। सिमिलरली रेजिस्टेंस है तो RSH यहां पे शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और यहाँ पे आर्मेचर का खुद का रेजिस्टेंस। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे होगी वोल्टेज VT, दैट इज 230 वोल्ट्स। ध्यान रखना आप लोग कंफ्यूज मत होना, VT लिखूं या VL लिखूं, ऑल आर जस्ट सेम। मैं वोल्टेज को एक्सप्रेस कर रहा हूं टर्मिनल सेक्शन की, ठीक है, टर्मिनल सेक्शन की जो वोल्टेज है उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं। तो जनरेटर होता है तो यूजुअली मैं VL लिख देता हूं क्योंकि दैट इज अ लोड वोल्टेज, क्योंकि जनरेटर है तो ऑब्वियस थिंग इज इन दो पॉइंट्स के बीच में आप लोड कनेक्ट करोगे तो वो जो वोल्टेज ले रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज VL। और मोटर का केस है तो मैं इसको VT से डिनोट करता हूं, दिस इज द टोटल सप्लाई वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज जो एक्सटर्नल सोर्स से मशीन तक आता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। कुछ करंट की मैग्नीट्यूड गिवन है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली गिवन है करंट की मैग्नीट्यूड, इट इज 6 एम्पियर्स, इट इज ऑफ 6 एम्पियर्स। आर्मेचर करंट गिवन है, साथ ही साथ आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी गिवन है, इट इज गिवन है 0.20 ओम्स, 0.20 ओम्स, ठीक। तो सारी चीजों को हम लोगों ने प्लेस कर लिया। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना चाहिए और इसको आसान बनाते हुए समझते हैं कि क्वेश्चन और कैसे सॉल्व किया जा सकता है जिससे कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। हाँ तो भाई चलो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें देखेंगे कि बैक ईएमएफ निकालने का कोई तरीका है क्या हमारे पास। बैक ईएमएफ हमको फाइंड करना है। पिछला क्वेश्चन अगर आपने बनाया है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हम बैक ईएमएफ जो निकालते हैं उसका आगे जाके स्पीड के टर्म्स से कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको पता है बहुत अच्छे से पिछले क्वेश्चन से। यहाँ एक स्पीड दिया हुआ है, इस स्पीड को मैं टर्म, देखो फिर से यहाँ पे दो स्पीड पता करना है तो एक स्पीड को मैं N1 लिख लेता हूं और दूसरे को N2 लिख लेता हूं। तो प्रेजेंट इस सिनारियो के हिसाब से जिस स्पीड पे मशीन है दैट इज टर्म्ड एज N1 और जो नया सिनारियो क्रिएट करके हमको स्पीड निकालना है दैट विल बी टर्म्ड एज N2। तो बैक ईएमएफ निकालने के लिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इट शुड बी इक्वल टू VL माइनस IARA, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट के फॉर्म में बैक ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला। तो चलो ठीक है, अब मैं क्या करूं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं जल्दी से। सो वी विल हैव बैक ईएमएफ EB इज इक्वल्स टू VL दैट इज 230 माइनस, तो 230 माइनस IA इंटू RA, IA की मैग्नीट्यूड है 6 और RA की मैग्नीट्यूड है 0.20। देखो आगे चल के क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि आर्मेचर करंट को चेंज कर रहा है ये। आर्मेचर करंट अगर चेंज होगा तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो आर्मेचर करंट का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, वी ऑलरेडी नो द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्मेचर करंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ बैक ईएमएफ। तो अगर आर्मेचर करंट चेंज होती है तो बैक ईएमएफ सेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, इवन द बैक ईएमएफ विल ऑल्सो चेंज। तो हमको अब बैक ईएमएफ भी दो अलग अलग केस के लिए दो अलग अलग निकलेगा। तो अब इसको भी टर्म कर देते हैं हम लोग जल्दी से। We will term it as the back EMF 1 EB1 and the back EMF 2 EB2 हमारा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं यहां से। तो चलो देखो आप लोग भी अपने कैलसी में सॉल्व कर लो जल्दी से। तो 230 माइनस और ब्रैकेट में लिखते हैं 6 इंटू 0.20, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बैक EMF मिली मुझको EB2 is
228.8 वोल्ट्स। वैल्यू ध्यान से कैलकुलेट करना आप लोग, क्योंकि मैं सेलफोन के वर्चुअल कैलसी में ही कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसलिए चांसेस है कि हो सकता है शायद गलत हो जाए। ऐसे तो नहीं होता है गलत, बट फिर भी तो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करते जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, तो अब क्या करना है, बैक ईएमएफ की वैल्यू आ गई हमारे पास, स्पीड हमको दिया हुआ है कि इस पूरे कंडीशन में इतनी स्पीड में घूम रही है मशीन, तो क्या मैं यहां से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं अब यहां पे लिखूंगा कि वी नो दैट EB is equals to N phi. So for the given case, we can say कि EB1 is equals to, इसको EB2 क्यों लिखा मैंने दो जगह पे, रुको इसको करेक्ट कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। दिस इज all of these are EB1 only, ये पहला ही EB चल रहा है हमारा, ठीक है। EB2 तो सेकंड केस में आएगा ना, ऐसा माइनर मिस्टेक को आप लोग देखना एग्जाम में ना हो आप लोगों से, ऐसा माइनर मिस्टेक बिल्कुल भी। तो बैक ईएमएफ 1 फॉर द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू N1 इंटू फाइव। तो फाइव तो सेम है दोनों ही केसेस के लिए, तो फाइव की वैल्यू तो बिल्कुल सेम रहने वाली है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, therefore the magnetic flux phi will be equal to the back EMF EB1, that is 228.8 divided by N1, which is nothing but 1200। तो इसके हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूं, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन सॉल्व करें तो कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग भी सॉल्व कर लो मेरे साथ। ठीक है, तो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो देखो क्या वैल्यू मिलती है। सबसे फर्स्ट थिंग मैं पुट करूंगा यहाँ पे 228.8, इट इज 228.8 डिवाइडेड बाय 1200, और बैक ईएमएफ की वैल्यू पुट करने के बाद और स्पीड की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो फ्लक्स आया है दिस इज 0.190 वेबर्स। इट्स वैल्यू इज 0.190 वेबर्स। क्लियर? इतनी फ्लक्स की वैल्यू आई, और ये फ्लक्स दोनों ही केसेस में सेम है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट केस जो आने वाला है हमारा, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि अब आपको अज्यूम ये करना है कि फ्लक्स इतना ही है सिस्टम का, और करंट की मैग्नीट्यूड मैंने कर दिया बढ़ा के, जो पहले 6 एम्पियर था अब वो करंट आर्मेचर की हो गई है 37 एम्पियर। तो इसका मतलब मुझे ये वाला स्टेप इसके लिए फिर से निकालना पड़ेगा, ये इतना कुछ फिर से करना पड़ेगा, तो करेंगे। सो फॉर केस नंबर 2, सेकेंड केस में हमको पता है कि द बैक EMF EB2 is equals to total voltage 230 minus IA हो गया इस बार 37 into RA, तो उतना ही रेजिस्टेंस है तो कांस्टेंट है 0.20 ohms। ठीक, सो देयरफॉर बैक EMF EB2 will be equal to, सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखने वाला है आपको। तो अब यहां पे जरा वैल्यू पुट करते हैं सभी चीजों की। इट विल बी भाई 230 माइनस 37 इंटू 0.20। तो बैक EMF की नई वैल्यू जो आई है दिस इज 222.6 वोल्ट्स। इतनी वैल्यू आपको मिल गई है किस चीज की? इट इज द वैल्यू ऑफ बैक EMF 2। बैक EMF 1 was 228 और बैक EMF 2 हो गई 222.6। क्यों ऐसा हुआ? बैक EMF की वैल्यू कम क्यों हो गई? क्योंकि मैंने आर्मेचर करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, आर्मेचर करंट की मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगी तो इस पूरे में से जो माइनस होने वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा माइनस हो रहा है, ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले 6 के मल्टीपल से ये हो रहा था, अब ये 37 के मल्टीपल पे हो रहा है। तो अब जो लोड वोल्टेज है
उसमें से जो देखो वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, वो दो ही तरीके से इंक्रीज हो सकता है। उसका फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है, इट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को मैं देखूं तो दो ही तरीके से इंक्रीज हो सकता है, या तो करंट बढ़ जाए या रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाए। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है और करंट बढ़ गई है, पिछली बार 6 एम्पियर थी अब 37 एम्पियर हो गई है। तो करंट अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली मेरा वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा उस सिस्टम का। तो टोटल वोल्टेज में से उस ड्रॉप को जब मैं माइनस कर रहा हूं तो मेरा जो ईएमएफ निकल के आ रहा है उस जगह का वो कम आएगा उस पूरे सिस्टम, वो ओवरऑल वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? अच्छा, अब इस केस में एक और चीज देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमको आगे क्या पूछा हुआ है। हमको बोलता है कि n की वैल्यू पता लगाओ और टाउ a की वैल्यू पता लगाना है आपको, n और टाउ a। तो स्पीड n2 क्या होगा फॉर दिस केस? अगर ईएमएफ इतना बन रहा है, फ्लक्स सेम है, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ n2? सो अब यहां मैं लिख सकता हूं कि वी नो दैट द बैक ईएमएफ EB इज इक्वल टू n5। अब यहां पे फॉर फर्स्ट केस वी हैड EB1 is equals to N1 into phi। phi तो यूनिवर्सल है, सेम है भाई इसके अंदर, तो phi की वैल्यू को हम वही रहने देते हैं। एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड केस what do we have? For second case we have EB2 back EMF of second part is equals to N2 into phi। क्लियर? N2 into phi के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिए। अब phi तो सेम है दोनों प्लेसेस पे, phi तो दोनों जगह पे सेम है। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? N2 की वैल्यू चाहिए। कांस्टेंट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं पता कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आसान है। So we can say that अब इसको रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। EB1 is equals to N1 into phi1 upon EB2 that is equals to N2 into phi2। क्लियर? अब यहां से मुझको वैल्यू किसकी चाहिए? N2 की चाहिए। तो मैं फॉर्मूले को वापस से रीअरेंज कर लेता हूं इस पूरे सेट पे। तो अब मुझे दिखेगा और N2 is equal to, or the value of N2 is equal to EB2 into N1 into phi1 upon EB1 into phi2। और phi1 और phi2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि phi तो सभी जगह पे सेम है। क्लियर है? ये फॉर्मूला बन रहा है। इस पूरे डेटा को हम लोगों ने उठा के यहां पे रख दिया और बाकी डेटा को हटा दिया ताकि N2 की वैल्यू हमको मिल जाए। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किस पे करना था हमको? हमारा पॉइंट ऑफ फोकस जो था दैट वाज आवर N2। यही हमारा पॉइंट ऑफ फोकस था, बाकी सब कुछ तो अवेलेबल है ऑलरेडी। तो चलो डेटा पुट कर देते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर द सेकंड केस। सो द वैल्यू ऑफ N2 इज, बैक EMF 2 की मैग्नीट्यूड कितनी है उसको चलो देखते हैं जल्दी से। फॉर द सेकंड केस वी हैव द बैक EMF 2 जो है वो मैग्नीट्यूड आपको यहां से मिल जाएगी 226.6। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज 226.6 इनटू N1 की मैग्नीट्यूड कितनी है क्वेश्चन में दे रखा है आपको पहले से, दैट इज 1200। N1 की वैल्यू कितनी है? इट इज 1200। ठीक है, इनटू 5 मल्टीप्लाइड विद द फ्लक्स। क्या फ्लक्स निकला हुआ है? 0.190 फ्लक्स की वैल्यू है। सो इनटू 0.190 एंड होल डिवाइडेड बाय बैक EMF फॉर फर्स्ट केस। तो पहले वाले केस का बैक EMF है 228.8। पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू, इट विल बी 228.8 into the flux will remain same, so you will get the value of N2। कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? सॉल्व करके देखते हैं। 226.6 multiplied with 1200 into 0.190 divided by 228.8 into 0.190।
आपके पास जो स्पीड की मैग्नीट्यूड आई है, यू कैन से दैट द न्यू स्पीड इज 1188.461 RPM, और यही है हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, ध्यान देना। साथ ही साथ आपको टॉर्क की वैल्यू भी पूछा हुआ है, साथ ही साथ आपको किसकी वैल्यू पूछा है, टाउ ए की वैल्यू। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, इजी है, नथिंग डिफिकल्ट, लेकिन छोटा सा एक ट्रिक करना पड़ेगा यहां पे भी शायद। टॉर्क की वैल्यू जो आपको पूछा हुआ है, ध्यान रखो, आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है पहले आप लोग बताओ। आर्मेचर टॉर्क के केस में आपको पता है, वी नो दैट आर्मेचर टॉर्क टाउ ए इज इक्वल्स टू phi ZP into IA होल अपॉन 2 पाई A होता है। यही होता है ना आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला। यहां पे कौन कौन सा डेटा अवेलेबल नहीं है पहले मैं वो आपको बता दूं। phi तो आपने निकाल लिया, Z क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, P की वैल्यू कहीं नहीं दी हुई है, और A की वैल्यू भी कहीं नहीं दी हुई है, यानी इंटरनल सर्किट फॉर्म का डेटा बहुत लिमिटेड है आपके पास। अब कैसे निकालोगे आप टॉर्क, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे ये phi ZP अपॉन A, ये किससे मिलता जुलता दिख रहा है आपको? एक फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने कि phi ZNP by 60A, ये क्या होता था? इट वॉज आवर जनरेटेड EMF या इट वॉज आवर बैक EMF फॉर बोथ द केसेस। ठीक है, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला दिख रहा है, बस क्या क्या चीज मिसिंग है, कौन कौन सी चीज नहीं है इसके अंदर? इसमें 60 नहीं है, ठीक, और क्या चीज नहीं है यहां पे? एक और चीज है जो मिसिंग है, दैट इज वैल्यू ऑफ n। तो n और 60 को छोड़ के बाकी पूरा डेटा अवेलेबल है। तो क्या मैं इसको, इतने डेटा को मैं जो ग्रीन कलर से जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इतने डेटा को मैं हटा के बैक EMF लिख सकता हूं ना वहां पे, ठीक। और जो दो चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है उसको मैं मल्टीपल के फॉर्म में ले जाऊंगा वहां पे कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसी फॉर्मूले को, देखो मैंने किया कुछ नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं निकाला है, फॉर्मूला तो वही है, बस उसी में मैंने देखा कि किन वैल्यूज को हम लोग हटा के किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मैं वो पॉसिबिलिटी खोज रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरे पास बैक EMF की वैल्यू अवेलेबल है और n की वैल्यू भी पहले से पता है मुझे, तो वो डेटा मेरा फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो इतने अननोन्स थे ये कंपनसेट हो जाएंगे फ्रॉम दीज वैल्यूज। तो नाउ आई कैन राइट कि आर्मेचर टॉर्क टाउ ए इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं बैक EMF के फॉर्म में, सो आई कैन राइट इट एज EB इनटू, अब बाकी चीजों को लिख देता हूं, दैट इज IA आर्मेचर करंट अपॉन 2 पाई, ठीक। अब इसकी जगह पे तो मैंने EB लिख दिया, मिसिंग टर्म क्या है मेरा? तो भाई नीचे 60 आना था, तो मैं ऊपर 60 लेके जाऊंगा, ऊपर 60 लिख दूंगा, 60 इंटू 60 अपॉन n, ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। 60 और 60 अगर कट आउट हो गया और n और n को मैं कैंसिल आउट करता हूं तो मेरा डेटा फुलफिल हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इतने को मैं हटा देता हूं, अभी फिलहाल इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है और डेटा हम इसके अंदर पुट करते हैं तुरंत। सो देयरफॉर आर्मेचर टॉर्क टाउ ए इज इक्वल टू बैक EMF की मैग्नीट्यूड, दैट इज, अच्छा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आर्मेचर टॉर्क के लिए जो बैक EMF हम लोग यहाँ पुट करने जा रहे हैं ये कौन सा बैक EMF है? तो क्लियर कर देता हूं मैं आपको, दिस इज आवर बैक EMF 2, ये EB2 की जो वैल्यू है ना, यही है हमारा बैक EMF 2 जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाला सेक्शन का जो EMF है, ठीक है। सो बैक EMF 2 की मैग्नीट्यूड जो है मेरी, दैट इज 226.6, इट इज 226.6 इनटू आर्मेचर करंट। देखो इस केस में कुछ दिया हुआ है क्या? कुछ आर्मेचर करंट में चेंज है क्या? आर्मेचर करंट 37 एम्पियर है, तो इसी को पुट करना पड़ेगा। तो आर्मेचर करंट जो है, इट्स मैग्नीट्यूड is 37 एम्पियर into 60 अपॉन 2 पाई, और n की जगह पे क्या वैल्यू है? कौन सी n पुट करोगे आप? तो n की जगह पे आपके पास n2 की वैल्यू तो आ चुकी है, बस यही पुट कर दो जल्दी से, 1188.461। तो यहां से आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, चलो देखते हैं। So from here we will get the value of armature torque as
आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। 226.6 इंटू 37 इंटू 60 अपॉन 2 पाई इंटू 1188.461। तो मेरी आर्मेचर टॉर्क की मैग्नीट्यूड यहां से मुझको मिल गई, इट इज 67.367 और यूनिट आपको पता होना चाहिए इसका, तो इट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, सो इसी के साथ अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप कि आपको इसकी वर्किंग जो है वो समझ में आई होगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए, वो एकदम क्लियर रखना आप लोग। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन गया, लेकिन सोल्यूशन मैंने कोशिश किया एकदम इजीएस्ट पॉसिबल वे में कराऊं मैं आपको। ये सबसे आसान तरीका, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन को तो बनना ही बनना है क्वेश्चन आपसे, डेफिनेटली श्योर है कि आपसे क्वेश्चन बिना सॉल्व हुए नहीं जाएगा। ठीक है, देख लो शुरू से क्या क्या फाइंड करने बोला हुआ है। स्टार्टिंग से एक बार मैं बता देता हूं। इस सिस्टम के अंदर बोला था आपको कि एक डीसी शंट मोटर गिवन है जिसकी इतनी डेटा आपके पास अवेलेबल थी। आपको पूछा हुआ था कि बताओ कि इसकी स्पीड और आर्मेचर टॉर्क कितनी रहेगी अगर करंट, आर्मेचर करंट जो पहले 6 एम्पियर था उसको चेंज करके हम 37 एम्पियर कर देते हैं और फ्लक्स को सेम रहने देते हैं, फ्लक्स को नहीं बदलते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट शुड बी द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ दिस सेम मोटर। तो हम लोगों ने पहले क्या किया कि अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से इस मशीन में कितनी ईएमएफ बन रही है और कितना फ्लक्स है, पहले तो वही पता लगा लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी बैक ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट किया फ्रॉम दिस बाय यूजिंग दिस सेम आर्मेचर करंट। यहां जो आर्मेचर करंट की वैल्यू मैंने रखा है ना 6, ये सेम है जो हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है, उसी वैल्यू को मैंने पुट किया है 6 एम्पियर, और उसको रख के मुझे मिला कि 228.8 वोल्ट का बैक ईएमएफ बनाती है मशीन। इसको मैंने टर्म कर दिया एज बैक ईएमएफ 1 क्योंकि ये मेरा केस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट केस के लिए बैक ईएमएफ मिला मुझे। फिर आगे हम लोग गए तो अब इसके आगे हम लोगों ने लिखा कि बैक ईएमएफ 1 के हिसाब से फाई की वैल्यू कितनी है पहले तो वो पता लगा लेते हैं। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने इस फॉर्मूले के से इक्वेट कर दिया, इसके अंदर वैल्यू को पुट किया। 1200 आरपीएम हमारा स्पीड ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो इसको मैंने जब यहां पे यूज किया तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई 0.190। सेम फ्लक्स यूज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि इफ द फ्लक्स इज सेम, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है सिस्टम में, और ऑब्वियस थिंग है फ्लक्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सली रखते हैं हम लोग, सेम रखते हैं सिस्टम के अंदर, सेम अज्यूम करते हैं मतलब। सो इट इज 0.190 वेबर। सेकंड केस को यहां से मैं शुरू करता हूं। तो सेकंड केस में बोलता है कि आर्मेचर करंट अब चेंज होके हो गई है 37 एम्पियर। तो जब पिछली बार 6 एम्पियर मैंने यहां पुट किया तो इतना फ्लक्स, इतना बैक ईएमएफ बन के मिला, लेकिन अब आर्मेचर करंट को तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। नाउ इट इज 37। अब ये 6 की जगह पे कुछ नहीं करना है, 37 रख दिया मैंने, बाकी सारा कुछ सेम है। अब मैंने बैक ईएमएफ निकाला तो इसकी वैल्यू बदल के हो गई 222.6 वोल्ट। अब मेरे पास दो बैक ईएमएफ है, एक पहले केस के लिए, एक सेकंड केस के लिए। अब चूंकि मुझे सेकंड केस के हिसाब से ही वर्किंग करना है और N2 की वैल्यू चाहिए, इसीलिए अब आगे मैं क्या किया कि मैंने लिखा कि भाई फर्स्ट केस के लिए हम लोग बोल सकते हैं EB इज इक्वल टू N into phi। सेकंड केस के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन डेटा सेकंड का हो जाएगा पूरा का पूरा। सो अगर इन दोनों को मैं एक साथ इक्वेट कर दूं तो N2 की वैल्यू मेरी यहां से निकल जाएगी। N2 को मैंने यहां पे भेजा ऊपर और N2 की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 1188.461। नेक्स्ट मुझको पूछा था क्वेश्चन में कि टॉर्क की वैल्यू पता लगाओ। भाई टॉर्क का फॉर्मूला होता है phi ZP IA अपॉन 2 pi A, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि phi ZP और A इन चारों ही चीजों की वैल्यू अननोन है और इक्वेशन मेरे पास एक ही है, 4 इक्वेशन भी नहीं बना सकते हम लोग। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग को ये पता है कि phi ZNP अपॉन 60A नाम का एक फॉर्मूला होता है जहां पे बैक ईएमएफ को डिनोट करते हैं हम लोग, बैक ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं उस फॉर्मूले से। तो सारा कुछ इसके अंदर सेम है बैक ईएमएफ वाला, बस दो चीज मिसिंग है 60 और N। तो उसके फॉर्म में हम लोग इसको मल्टीपल में ले लिए और ये पूरा का पूरा टॉर्क इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो इसके साथ जो फाइनल टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क की वैल्यू आती है दैट इज 68.367 न्यूटन मीटर्स। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, सारा क्वेश्चन में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जा रहा होगा और आप लोग बना रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में खास क्या चीज है मैं आपको बता दूं जो मैंने बिगिनिंग में नहीं बताया। अब अगर आप लोग ये चीज सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल रही है जो पूरा वीडियो कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए। तो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं
और उस असाइनमेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो आने से पहले आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, आंसर पे पहुंचना है। आपने इतने दिन से प्रैक्टिस किया, इतने सारे क्वेश्चन बनाए, डेफिनेटली आगे भी मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगा। अभी क्वेश्चन का नंबर हम लोग और बढ़ाएंगे, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस बेसिस, जस्ट फॉर योर ट्रायल बेसिस। तो हम आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है। हटाता हूं मैं इसको और बोर्ड पे लेके आता हूं आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं बोर्ड पर से। तो इस असाइनमेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक, और नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले आपको इसके सोल्यूशन तक पहुंचना है। अगर आपसे बना या नहीं बना, सिंस दीज आर ऑल ऑफलाइन वीडियोस, तो डेफिनेटली लाइव में तो हम अभी इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में जब हम लाइव पे आएंगे तब तो आप सीधे सीधे मैं आपसे पूछूंगा और आप कैलसी रखे होगे और फटाफट बना के मुझे आंसर बताओगे। लेकिन फॉर दिस सेशन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सोल्यूशन पे पहुंचो, अपने नोट्स में सोल्यूशन बना के रखो, और जिन बच्चों से बना या जिनसे नहीं बना, फॉर बोथ द केसेस हम अगले वीडियो में जैसे मिलेंगे इस सेम क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे, और आप लोग चेक करोगे फिर वहां पे कि आपने जो सोल्यूशन बनाया है और हमारे जो हम लोगों ने जो सॉल्व किया उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, आंसर आपका आ रहा है, आप सही अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इन चीजों को हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आज सॉल्व कराता, लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराया। मैं जानबूझ के नहीं सॉल्व करा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद से इस क्वेश्चन को बनाओ तो देखना कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल अलग जाएगा। इतने दिन से जो आप पढ़ रहे हो, इतने सारे पार्ट्स जो आप लोगों ने देखा है, उसको अब अप्लाई करने का समय है, और वो क्वेश्चन यही है, इस पे आप अप्लाई करो। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए जल्दी से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ 4-पोल डीसी शंट मोटर टेक्स 22 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। इसमें मैं बताऊंगा नहीं आपको कि कौन सा डेटा अवेलेबल है, अदरवाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि ये कौन सी करंट गिवन है इस क्वेश्चन में, कौन सी करंट की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पोल का एक डीसी शंट मोटर है जो 22 एम्पियर ले रहा है 220 वोल्ट की सप्लाई से। फिर आगे लिखा हुआ है कि द आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंसेस आर 0.5 ohms एंड 100 ohm, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5 ohm और शंट फील्ड की रेजिस्टेंस है दैट इज आरएसएच की मैग्नीट्यूड है 100 ohms रेस्पेक्टिवली। द आर्मेचर इज लैप कनेक्टेड विद 300 कंडक्टर्स। तो आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग का टाइप है दैट इज लैप टाइप की वाइंडिंग, जहां पे ए की वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाती है पता होगा आपको, विद 300 कंडक्टर। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये भी पता होगा आपको, तो 300। इफ फ्लक्स पर पोल इज 20 मिलीवेबर, 20 मिलीवेबर का फ्लक्स बनता है, देन कैलकुलेट द स्पीड एंड ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड। यानी सेम थिंग जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था, सेम टू सेम वही सारी चीजें पूछनी है, बस पूछा हुआ इस क्वेश्चन में, बस कुछ जो डेटा गिवन है उसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग टाइप की चीज गिवन है, और डेटा जो पूछा हुआ है दैट इज ऑल सेम। तो आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, और अगले सेशन में जैसे हम मिलेंगे आप आंसर और सोल्यूशन के साथ रहोगे अगले सेशन में, और डेफिनेटली वेट करो, जल्दी मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, एंड अप करते हैं, और आई होप कि आज जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए आप लोग उसका प्रैक्टिस करोगे और आपको वो उसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। सोल्यूशन आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए इस क्वेश्चन का, अगले वीडियो में मजा आएगा तभी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।